नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगर पालिका वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं वनिता वंजारी, विषय तज्ञ। मैंने आपको पिछली बार शब्द के भेद बताए थे। शब्द के दो भेद थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो हम लोगों ने विकारी शब्द पढ़े थे। पिछली बार हमने संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा और अब इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? आपको पता है, नाम के बाद ही वो पता चल रहा है विशेष, कुछ विशेष बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण की डेफिनेशन दी है। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण क्या बताया है आपको? हर्ष। हर्ष अच्छा लड़का है। हर्ष कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। लड़के तो सभी है, लेकिन हर्ष कैसा है? हर्ष अच्छा लड़का है। तो ये क्या हुआ? हर्ष के बारे में विशेष जानकारी हो गई कि वह कैसा है? अच्छा है। दूसरा उदाहरण हमने बताया है, मेरा घर सुंदर है। घर तो सबके पास होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि मेरा जो घर है वह घर कैसा है? सुंदर है। इसीलिए घर के बारे में विशेष जानकारी बताई है। आपको दिख रहा होगा फोटो में कि घर दिख रहा है, घर सुंदर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसे क्या किया है? विशेषण बताया है। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? मेरा घर बहुत सुंदर है, यानी विशेष माहिती बताई है, उसे हम कहते हैं विशेषण। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? ये विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो हम हर एक प्रकार के बारे में देखेंगे। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण के किसी के गुण, दोष, रंग, आकार, दिन के बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी रंग, रूप, आकार, इसके बारे में वह हमें कुछ विशेष माहिती दे रहा है, विशेष जानकारी बता रहा है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, यहाँ पे लिखा है एक काला कौवा है। कौवा कैसा है? काला है। तो ये क्या हुआ? उसके बारे में विशेष जानकारी बता रहा है, इसीलिए हम उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। संस्कार नटखट है। संस्कार तो है, लेकिन वो कैसा है? नटखट है। उसका नटखटापन जो है, यह गुण बता रहा है उसका, इसीलिए उसे क्या कहा है कि संस्कार नटखट है, वह गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में आपने देख लिया। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में होता है संख्या के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी उसमें संख्या बताई गई है। मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 50 रुपए है, मैंने किताब के 10 पन्ने पढ़े, मैंने किताब के 5 पन्ने पढ़े। ये जो हम सब देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? संख्यावाचक विशेषण के बारे में माहिती बता रहे हैं, इसीलिए इसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इस संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार रहते हैं। यहाँ पे उसके बारे में मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित। ये 2 जो प्रकार है वह संख्यावाचक विशेषण के हैं। निश्चित में कुछ निश्चित संख्या पता रहती है कि मेरे पास 10 रुपए है, लेकिन अनिश्चित में क्या होता है? मेरे पास कुछ पैसे है। यानी यहाँ पे मैंने संख्या बताई है क्या? नहीं, लेकिन पैसे तो है, लेकिन वह क्या है? कुछ है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनिश्चित। और निश्चित में क्या रहता है? मेरे पास 10 रुपए है। तो इस प्रकार हमने संख्यावाचक विशेषण देखा। उसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। इसके परिमाण का पता चलता है। परिमाण और परिणाम, इस दोनों में गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि परिमाण और परिणाम, इन दोनों का अर्थ अलग रहता है। परिणाम यानी कौन सी भी अगर क्रिया हमने की तो उसका हमें क्या भुगतना पड़ता है? परिणाम।
और यहाँ पे क्या बताया है, परिमाण। तो परिमाण यानी जो हम वजन करते हैं ना, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, इस सबको हम क्या कहते हैं, परिमाण। उससे क्या पता चलता है कि उसका परिमाण क्या है। यहाँ पे उदाहरण दिया है, देखो, मैंने 1 ग्राम सोने का सिक्का लिया। 1 ग्राम, यहाँ पे ग्राम जो है ना वह परिमाण है। दूसरा है कि मेरे पास 1 किलो सेब है। वो को आप सबको पता है कि परिमाण के बहुत सारे मेजरमेंट्स के ये रहते हैं कि किलो, लीटर, ग्राम, मिलीग्राम, उस बारे में यह बताता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। उसके बाद आता है तो हम लोग परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी ले रहे थे। इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक। अभी हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक में क्या रहता है, इसमें परिमाण का पता चलता है। परिमाण और परिणाम, इन दोनों में गलत मत कीजिए, क्योंकि परिणाम, अगर कौन सी भी क्रिया करने के बाद जो हमें भुगतना पड़ता है वह परिणाम रहता है। और यहाँ पे क्या बताया है, परिमाण। आप बच्चे लोग हर बार गलत कर देते हो परिमाण और परिणाम में। तो परिमाण यानी जो वेट रहता है, जो वजन के हमें ग्राम, किलोग्राम, मिलीलीटर में बताया जाता है, उसे हम परिमाण कहते हैं। तो मेरे पास क्या है, 1 किलो सेब है। सेब कितने हैं, 1 किलो है। मेरे पास मैंने 1 ग्राम सोने का सिक्का लिया। 1 ग्राम क्या है, वेट है, और उसी को हम परिमाण कहते हैं। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि हम हर बार संज्ञा के बाद कभी कभी सर्वनाम का उपयोग, कई बार क्या होता है कि सर्वनाम का उपयोग भी विशेषण के रूप में किया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी हर बार नाम न लिखते हुए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे है उदाहरण, वह किताब राम की है। किताब तो है, राम की है, लेकिन किसके क्या बताया है, वह जो किताब है वह किसकी है, राम की है। दूसरा है, मुझे यह घर पसंद आया। घर तो पसंद आया, लेकिन कौन सा, मुझे यह वाला घर पसंद आया, इसीलिए उसे सार्वनाम के जगह पर यूज किया, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी इसके बाद आता है क्रिया। क्रिया आप सबको पता है, क्रिया हम किसे कहते हैं। मैं अभी यहाँ आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, यहाँ मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, यानी मैं क्या कर रही हूँ, क्रिया कर रही हूँ। तो यहाँ क्या है, जिस शब्द से हमें किसी कार्य का होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अगर हम हर बार देखते हैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो क्रिया करता रहता है, तो उसी वक्त उसको क्या कहते हैं, हम लोग क्रिया कहते हैं। वैसे उदाहरण देखिए, राम पत्र पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है, पत्र पढ़ रहा है। मैं ऐसे भी बोल सकती थी, राम पढ़ रहा है। वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये पता नहीं, लेकिन मैंने क्या बताया यहाँ पे, राम क्या कर रहा है, पत्र पढ़ रहा है। यानी उसने एक चीज हाथ में ली है, वो कुछ तो क्रिया कर रहा है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बंदर क्या कर रहा है, पेड़ से कूद रहा है। बंदर बैठा हुआ दिखा मुझे, मैंने क्या कहा, बंदर कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं। यहाँ पे क्या बताया है कि बंदर पेड़ से कूद रहा है, यानी वो कुछ ना कुछ तो क्रिया वहां पे कर रहा है। तो यह क्रिया के भी दो भेद होते हैं, उसको बोला है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। विशेषण के बाद हमारा जो आता है क्रिया। क्रिया के दो दो भेद है, एक है सकर्मक और दूसरी है, तो क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अभी हम सकर्मक क्रिया देखेंगे। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। राम आम खाता है। राम कुछ तो खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है, आम खा रहा है। सुनीता ग्रंथ पढ़ रही है। सुनीता सिर्फ पढ़ नहीं रही है, वो क्या पढ़ रही है, ग्रंथ पढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, कर्म, यानी कर्म होता है। वहां पे बताया है कि आम खाना,
यानी वो क्या खा रहा है, आम खा रहा है, सुनीता ग्रंथ पढ़ रही, कुछ तो कर्म हो रहा है, इसीलिए उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, सिर्फ क्रिया होती रहती है, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। उदाहरणार्थ यहाँ पे है कुंभकर्ण सो गया। यहाँ पे क्रिया तो बताई है, लेकिन वहां पे कर्म नहीं बताया है। कुंभकर्ण क्या हो गया, लेट गया, सो गया, यानी वो क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। और दूसरा है रमेश गिर गया। अभी रमेश तो गिरा है, लेकिन वो ऊपर से गिरा है, कहाँ से गिरा है, नीचे से गिरा है, चलते चलते गिरा है, साइकिल से गिरा है, गाड़ी से गिरा है, ये कुछ भी नहीं बताया, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे, वह कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अभी इसके बाद देखेंगे अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाना। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। ये आपको 8वीं में नहीं रहेगा, लेकिन 9वीं 10वीं में भी ये उदाहरण हमें उपयोग में आने वाले हैं। तो जैसे रोना से हम कौन सी क्रिया बनाते हैं, रुलाना, रो अधिक लाना, रुलाना। डूबना से डुबाना, सोना से सुलाना, मरना से मराना, मारना। हंसना से हंसाना, पहुंचना से पहुंचाना, जीना से जिलाना, उठना से उठाना। तो ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया से हमने क्या किया है, सकर्म, यानी जिसमें कर्म नहीं था उसमें कर्म डाल के वो कौन सी क्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। डूबना से डुबाना, मरना से मारना, लुटना से लुटना, टहलना से टहलाना, सिकुड़ना से सिकोड़ना, पिसना से पिसना। तो इस प्रकार हमने अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाई है। अभी आगे देखते हैं, ये जो मैंने पिछले बार जो पहला पार्ट लिया था उसका और अभी का, इनको देख के हमें क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस में दे रही हूँ, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, और उसके आंसर लिख के आपको अपनी जो टीचर है, क्लास टीचर 8th की, वो क्लास टीचर को आपको उनके आंसर भेजने हैं। तो यहाँ पे मैंने एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, आपको ये कैसा लगा उसके बारे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा व्याकरण की पढ़ाई करनी है। तो पहला है, विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द के कितने प्रकार है, अविकारी शब्द के कितने प्रकार है, ये पहले प्रश्न हो गए। इनमें से कौन सा शब्द विकारी नहीं है, यहाँ पे बताया देखो। यहाँ पे पर्याय भी आपको बताया है। फिर अविकारी शब्द नहीं वाले कौन से है, अव्यय शब्द कौन से विकल्प में है, ये सब आपको घर पे छुड़ाना है। ये भी मैंने दिए हैं, कटवाना, पढ़वाना, लिखवाना, दिलवाना किस प्रकार की क्रिया है। तो इसमें भी अभी आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी सकर्मक में और अकर्मक में, उसके बाद आप इसका आंसर दे सकते हो। जोकर हंसाता है में कौन सी क्रिया है, जोकर क्या कर रहा है, हंसा रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। बारिश हो रही है, रेखांकित शब्द किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे बारिश हो रही है, यह किसका उदाहरण है ये भी हमें बताना है। मेरा सिर खुजला रहा है में कौन सी क्रिया चल रही है, संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया क्या होती है। तो ये सब प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। तो अभी हम विकारी शब्द के बारे में हमने देखा, इसके बाद हम देख रहे हैं अविकारी शब्द, उसे दूसरा नाम है अव्यय। तो हम अविकारी शब्द के बारे में देखने वाले हैं। तो ये अविकारी शब्द के कितने प्रकार है, अविकारी शब्द यानी क्या, जो शब्द लिंग वचन कारक के वजह से नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। यानी कौन सा भी अगर लिंग रहेगा, वचन बदलेगा और कारक भी बदलेगा तो भी अविकारी शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसके तहत हम जब प्रकार देखने वाले हैं तभी उसके उदाहरण भी हम देखने ही वाले हैं। तो ये जो अविकारी शब्द रहते हैं उसके कितने प्रकार बताए हमने, 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार हैं, 4। एक है क्रिया विशेषण अव्यय, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। तो पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में देखेंगे। क्रिया की विशेषता, किसी क्रिया की विशेष माहिती वह दे रहा है, इसीलिए उसे हम क्या कह रहे हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कह रहे हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पे दिखा है देखो, रमेश धीरे धीरे लिखता है। रमेश तो लिख रहा है, लेकिन कैसे लिख रहा है, वह
धीरे धीरे लिख रहा है, यानी ये क्रिया की क्या हो गई, विशेष जानकारी हो गई। इसीलिए रमेश धीरे लिख रहा है, यह क्या बता रहा है, क्रिया की विशेष जानकारी बता रहा है, इसीलिए इसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, काल, रीति, परिमाण और स्थान। अभी हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। काल, काल यानी कब, क्या, कैसे, हम वो आगे देखने वाले हैं। तो काल का उदाहरण है, सीमा मुंबई से कल आएगी। सीमा कब आने वाली है, मुंबई से कल आने वाली है। यहाँ क्या बताया है हमने, वह काल का उदाहरण है, कल आने वाली है, यानी वो भूतकाल हो गया ना, तो वो तो हम बाद में देखने वाले, लेकिन वह काल की विशेष जानकारी दे रही, इसीलिए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा है। फिर रीति है, घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पे रीति बताई है। तेज, तेज यानी क्या है, वह कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, इसीलिए वह रीति, रीति यानी भी क्रिया विशेषण अव्यय में आता है। परिमाण, माँ ने खाना कम पकाया, परिमाण है, माँ ने बहुत ज्यादा खाना पका लिया, माँ ने बहुत कम खाना पकाया, यानी परिमाण की माहिती दे रहा है। और उसके बारे में, उसके बाद में है स्थल। सामने गाय खड़ी है, सामने यानी मेरे सामने क्या खड़ी है, गाय खड़ी है। मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे आगे कोई खड़ा है, ये जब हम बोलते हैं यानी वह स्थल के बारे में हम माहिती देते हैं, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। उसके बाद आता है संबंध सूचक अव्यय। दूसरा है हमारा संबंध सूचक। संबंध सूचक अव्यय में रहता है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाला जो वर्ड्स रहता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अभी उदाहरण देखेंगे। पेड़ के नीचे बिल्ली खड़ी है, बिल्ली तो खड़ी है, लेकिन वह कहाँ खड़ी है, पेड़ के नीचे। पेड़ यह संज्ञा है और उसके बाद में आने वाला जो वर्ड्स है वो क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ है। पेड़ कहाँ है, पूरे जंगल के बीच में है, तो वहां क्या है, बीच में, के बीच, वह क्या है, संबंध सूचक। पिताजी ने माँ के लिए कंगन लाए, पिताजी ने कुछ तो लाया है, लेकिन क्या लाया है, माँ के लिए कंगन लाए हैं। यहाँ कंगन जो है वह क्या है, संबंध, उसके बारे में संबंध बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में संबंध बता रहा है, इसीलिए उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसमें देखिए और कौन कौन से शब्द आते हैं, आगे, पीछे, पूर्व, बाद, पहले, मेरे ऊपर कोई है जो मुझे देखता है, नीचे, बाहर, भीतर, पास, निकट, दूर, और, तरफ, सामने, आसपास, द्वारा, तरह और जरिए। ये जो शब्द है वह संबंध सूचक में आते हैं। तो इसी के आधार पर आपको परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे कि संबंध सूचक, इसमें से संबंध सूचक अव्यय कौन सा शब्द है बताइए, तो फिर उसके उदाहरण रहेंगे, तभी हमें ये जो शब्द है ये भी आपको अच्छे से सीख लेने हैं। उसके बाद देखेंगे तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, तो इसमें क्या रहता है, दो शब्द या दो वाक्यों के बीच, दो शब्द रहते हैं या दो वाक्य रहते हैं, उसके बीच यानी उसके बीच आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ, अभी मीना और राम कहाँ गए हैं, बाजार गए हैं। यहाँ पे और जो शब्द है वह क्या है, समुच्चय बोधक। मीना लीना कहाँ गए हैं, खेलने गए हैं, वो क्या हो गया, और वाला, वो समुच्चय बोधक हो गया। दूसरा है, मैंने छाता लिया पर बारिश हुई नहीं, मैं तो छाता लेके चल रही थी लेकिन बारिश हुई नहीं। यहाँ पे उन दोनों शब्द को, वाक्यों को जोड़ने वाला जो है पर, वह क्या हो गया, समुच्चय बोधक हो गया। उसके बाद में आता है, आज बाजार में भीड़ है। आज तो बाजार में भीड़ है क्योंकि आज क्या है, रविवार है। रविवार के दिन तो छुट्टी रहती है, इसीलिए वाक्य बनाते वक्त क्या है, आज बाजार में भीड़ है, ये एक अलग वाक्य है, आज रविवार है। उन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, समुच्चय बोधक अव्यय ने किया है।
तो इस प्रकार हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। उसके शब्द हैं और, एव, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए, वरना, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, कारण, अतः, अतएव, फलतः, परिमाण स्वरूप, इसलिए, फलस्वरूप, अन्यथा। उस राम ने बहुत पढ़ाई की थी, इसी परिणाम स्वरूप उसका क्या हो गया, उसको रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आए। ये क्या हो गया, परिणाम स्वरूप हो गया। ऐसे हर एक ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, मैंने बताया आपको, ये सब वर्ड्स को लेके आपको एक एक सेंटेंस बनाना ही बनाना है। पहले वाले का भी बनाना है, दूसरे का भी, अभी ये तीसरे का भी। इससे आपकी क्या होगी, अच्छे आपको समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, संबंध सूचक किसे कहते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। और ये जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, यह 8वीं 9वीं 10वीं, ये 8वीं तो आपका बेस है, लेकिन 9वीं और 10वीं के हिसाब से ही हम लोग सिखा रहे हैं। तो आपको आगे जाने के लिए वह बहुत काम की आने वाली है। उसमें उसके बाद में है विस्मयादि बोधक अव्यय। आनंद, भय, हर्ष, तिरस्कार, घृणा, शोक, इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक, यानी क्या, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखो मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल किया है कि कुछ राग रहता है, कुछ आनंद रहता है, हर्ष रहता है, कुछ घृणा रहती है, तिरस्कार रहता है। इन सबको हम कैसे बोल के व्यक्त करते हैं, लेकिन इनको लिख के भी, इन भावनाओं को हम जब व्यक्त करते हैं तभी भी कुछ लिखा जाता है। तो विस्मयाबोधिक अव्यय के बाद हमें ऐसा चिन्ह दिखता है, उसे क्या कहते हैं, हाँ, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे देखो, अरे रे राम गिर गया, कोई गिरता हुआ दिखा, हम बोलेंगे अरे रे राम गिर गया। अगर किसी ने खूब बहुत अच्छा डांस किया है तो कहेंगे हम, वाह कितना सुंदर नाचती हो तुम, वाह, ये मेरा क्या हो गया, मैंने विस्मय से देखा है, वाह कितना सुंदर कर रही हो, ये क्या हो गया, यह जो है वाह, ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इसके बाद में इसके कौन कौन से वर्ड आते देखो, हाय, हा, उफ, हे राम, ओह, किसी को लग गया, ओह चोट आ गई, लग गया, तो हम ओह, हे भगवान। अगर हमारे पास कोई विपत्ति आती है या कुछ करने जाना होता है तो हम कहते हैं हे भगवान। त्राही त्राही, बाप रे। सांप वगैरह अगर हमने देखा तो हम कैसे चिल्लाएंगे, बाप रे, आह, वाह, शाबाश, अरे, क्या, सच, सच, ए, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, ठीक, हाजी, बाप रे, हाय, आह, बचाओ, मरा रे। जब कोई गिरता है तो अरे मैं मरा रे, ऐसे लगता है ना। तो जब हम कुछ ऐसी भावना व्यक्त करते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसको भी आपके होमवर्क के बुक में आपको लिखना है और उसके ज्यादा से ज्यादा शब्द बनाने हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको उसी टाइम पे स्वाध्याय भी दे दिया है। तो धन्यवाद।